वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में एक सारगर्भ चर्चा करेंगे और इसमें आपको कम समय में वैश्वीकरण के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, जो कि आपके कक्षा 12 के सिलेबस के अनुकूल है। इसके अलावा यह टॉपिक कक्षा 11 के लिए भी महत्वपूर्ण है एवं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपने अभी तक आउट ऑफ सिलेबस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। और हम बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो वैश्वीकरण के बारे में पहले भी आपने कहीं सुना या पढ़ा जरूर होगा, और यह कोई नया शब्द नहीं है। वैश्वीकरण ठीक उतना ही चर्चित है जैसे कि आजकल डिजिटलीकरण का हम हर जगह उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से वैश्वीकरण हमारे चारों ओर देखने को मिलता है। तो समान रूप से हम वैश्वीकरण का अर्थ समझें तो वैश्वीकरण वही प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न देशों के बीच सामान, सेवाओं, पूंजी, तकनीक, विचारों और लोगों का प्रवाह बढ़ता है। यानी हम चारों ओर वस्तुओं, सेवाओं और विचारों से जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, भले उनका निर्माण कहीं भी हो रहा हो, वह विचार कहीं के भी हों, लेकिन उसका प्रभाव आज विश्व के प्रत्येक देश पर पड़ता है। यानी वैश्विक, जो वस्तु वैश्विक हो जाए, जो सेवा वैश्विक हो जाए, जैसे इंटरनेट। इंटरनेट भले ही अमेरिका में प्रारंभ हुआ था 1995 के आसपास, लेकिन आज वह पूरे विश्व में अपने कदम जमा चुका है। टेलीफोन का आविष्कार भले ही यूरोप में हुआ हो, लेकिन आज हम पूरे विश्व में इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु, सेवा या कोई सर्विस, कोई कल्चर, कोई नया म्यूजिक, कोई भी नई तकनीक जो आज पूरे विश्व में जा रही हो, वह वैश्वीकरण का उदाहरण है। तो वैश्वीकरण है क्या? हम बार बार वहीं पर घूमते हैं। तो वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुएं, सेवाएं एवं विचार पूरे विश्व में पहुंच जाते हैं। वही प्रक्रिया आपकी वैश्वीकरण है। इसके अलावा हम आगे बढ़ें तो यदि इसको सरल शब्द में कहा जाए तो पूरी दुनिया का एक ही बाजार बन जाना वैश्वीकरण है। तो इसके बारे में हम समझें कि सामान और सेवाओं का मुक्त प्रवाह होता है इसके माध्यम से। ये वैश्वीकरण के प्रमुख तत्व हैं। तो सामान और सेवाओं का मुक्त प्रवाह होना, पूंजी व निवेश का मुक्त प्रवाह होना, यानी एफडीआई और एफपीआई। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी जो विदेशी लोग हैं या विदेशी कंपनियां हैं, वह हमारे देश में डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं, या फिर किसी कंपनी के माध्यम से शेयर खरीद सकते हैं, या फिर उसके कंपनी के प्रबंधन में, कंपनी के मैनेजमेंट में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। तकनीक का तेज़ी से प्रसार होना, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है पूरे विश्व में फैल जाती है और लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। सूचना व संचार तकनीक का विकास, हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में आज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व के हर क्षेत्र में और हर कार्य में प्रवेश कर गया है। फोटोग्राफी, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इसके अलावा हम विभिन्न वेबसाइट पर, विभिन्न एप्लीकेशन पर, विभिन्न सॉफ्टवेयर पर इसको देख रहे हैं। हम यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तरह तरह की एआई की वीडियो आ रही हैं। इस सूचना संचार तकनीक का ही तो कमाल है। उत्पादन का अंतर्राष्ट्रीयकरण, यानी जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम अपने केवल देश के लिए कर रहे हैं। भले ही हम कोई वस्तु अपने देश में बना रहे हैं, लेकिन उसकी डिमांड, यदि उसमें क्वालिटी है तो पूरे विश्व में उसकी भी डिमांड है। तो ये सब वैश्वीकरण के कारण ही है। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी एप्पल का मोबाइल लॉन्च होता है तो पूरे विश्व में उसकी एक खबर बन जाती है कि फलाना ये जो ब्रांड है ये कब और कितने समय लॉन्च होगा, उसकी पहले से लोग फीस जमा कर देते हैं वगैरह वगैरह। फिर आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता प्रभाव, यानी ये सब वैश्वीकरण का ही तत्व है। तो वैश्वीकरण, कंपनियों का बढ़ता प्रभाव, हम देख रहे हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, यानी जो एक देश से अधिक देशों में भी अपना मार्केट स्थापित कर लेती हैं, अपना वर्चस्व स्थापित कर लेती हैं, वह मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं। जैसे कि
अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर यूट्यूब या फिर कोका कोला या फिर जितने भी आप बड़े बड़े ब्रांड समझते हैं वो सब मल्टीनेशनल कंपनियां ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, वैश्वीकरण के कारण क्या हैं। तो तकनीक का विकास हो गया है, तो तकनीक के कारण कोई भी वस्तु या सेवा केवल एक क्षेत्र के लिए नहीं रह गई है, वो वह प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। और वो यदि कोई विकसित कंट्री है, डेवलप कंट्री है, तो जो विकासशील देश हैं उनकी ओर वो तकनीक जा रही है, क्योंकि उनको उसकी डिमांड है, उनको उसकी ज़रूरत है। फिर है मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, इस वजह से भी सब चीज़ें यहाँ से वहाँ तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती हैं। कोई भी घटना होती है पूरे विश्व में, घंटे भर में पूरे विश्व में चली जाती है, चाहे वो युद्ध की घटना हो, चाहे कोई पॉजिटिव खबर हो, चाहे वह कोई सेलिब्रिटी की खबर हो, कोई सेलिब्रेशन हो, है ना, कोई भी अगर कोई प्रोग्राम हो रहा हो कहीं, समिति की कोई बैठक हो, कोई ग्लोबल मंच पर बैठक हो, तो लोग उसको टकटकी लगाकर सुन मतलब ध्यान देते हैं कि फलाने दिन पे ये कोई कार्यक्रम होना था, उसमें क्या हुआ। जैसे आज गेम होता है, कोई खेल होता है, तो पहले लोग रेडियो में सुनते थे, आज मोबाइल पे बड़े इंटरेस्ट से उसको जियो हॉटस्टार वगैरह और अन्य जगह पर उसको देख सकते हैं। तो ये कैसे संभव हो रहा है? गेम तो किसी दूसरे देश में हो रहा है लेकिन हम उसको देख पा रहे हैं। ये सब तकनीक के कारण हुआ है। तेज परिवहन, है ना, कोई भी हमको वस्तु चाहिए तो मतलब एक ही दिन में या कुछ घंटों में हमको मिल जाएगी, हवाई जहाज़ से, समुद्री रास्ते से, है ना, यातायात परिवहन की जो संसाधन है, इससे पूरी दुनिया जो है वो छोटी हो गई है। आज कुछ भी बड़ा नहीं है, कहीं भी जाना कोई कठिन कार्य नहीं है, कोई वस्तु को प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। फिर है आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ, यानी जो आर्थिक स्तर पर हम देखते हैं जो लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया है, उसने पूरे विश्व में कहीं भी कुछ भी करने के लिए, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, व्यवसाय करने के लिए बहुत आसानी कर दी है। अब देश सोचते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह हमारे देश में आएँ। इसके पहले हम देखते ना कि आज़ादी के पहले जो कंपनियां थीं, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने यहाँ पर काफ़ी सालों तक एक उपनिवेश के रूप में भारत का इस्तेमाल किया। लेकिन अब दौर बदल गया है। अब हमको अपने देश का आर्थिक विकास करने के लिए, लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए, सस्ती कीमतों में वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति, एक कंपनी कोई चीज़ बनाती है तो उसका रेट वह अपने मन के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार तय करेगी। लेकिन अगर बहुत सारी कंपनियां उस वस्तु को बनाती हैं तो उन कंपनियों के बीच में कंपटीशन होता है। ठीक वैसे जैसे आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में अगर किसी भी सामान की एक दुकान है तो वह मनमाना रेट बताता है। तो अब एकाधिकार नहीं है किसी भी कंपनी का। तो इससे उदारीकरण की नीतियों से कुछ आर्थिक सुधार हुए हैं। इसमें अब देखते हैं व्यापार शुल्क में कमी हो गई है, यानी उनको व्यापार के लिए टैक्स कम लगाया जा रहा है। ये क्या है? उदारीकरण है। आयात निर्यात के नियमों में ढील दे दी गई है। पहले टैक्स लगाया जाता था कि अगर यहाँ से कोई सामान बन के जाएगा तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी भी देश से आयात और निर्यात की जो प्रोसेस है, अब उसको आसान तरीके से, और उन नीतियों को, जो व्यापारिक नीतियां हैं उनमें भी एकदम सरकारें नरमी बरतती हैं, उदारीकरण वाली प्रवृत्ति को अपनाती हैं। और 1991 में भारत ने भी एलपीजी को अपने देश में स्वीकार किया है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री थे, और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव। तो हमारे देश को ऐसी आवश्यकता थी, क्योंकि अभी तक हम इन तीनों बिंदुओं को अपनाए नहीं थे। केवल देश के जो संसाधन थे उन्हीं पर आश्रित थे, लेकिन हमारी आवश्यकताएं अधिक हैं। हमारे देश की जनसंख्या अधिक है, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, अब हम केवल अपने देश के संसाधनों के साथ साथ अगर हमको तरक्की करनी है तो हमको अन्य देशों के साथ भी संबंध बनाने थे। इसलिए इस प्रक्रिया को अपनाया गया। फिर आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार हो रहा है, ये भी इसका कारण है।
यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, MNCs है, ये दुनिया भर में फैक्ट्री लगाती हैं और वैश्विक आपूर्ति की श्रृंखला बनाती हैं। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे कि WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व मुद्रा कोष या वर्ल्ड बैंक है। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो विश्व बैंक की संस्थाएं हैं उसके अंदर भी कुछ संस्थाएं होती हैं जो निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, वो व्यापार को प्रोत्साहित करती हैं, वह व्यापार संतुलन को प्रोत्साहित करती हैं। वह जो अभी कुछ ऐसे देश जो विकास के रास्ते पर हैं लेकिन विकसित नहीं हुए हैं, उनको तभी सुविधा उपलब्ध कराती हैं जब वह बोलती हैं कि आप अपने देश में LPG को लाओ, आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण से जोड़ो, तभी आपको वह ऋण की सुविधा या फिर अन्य आर्थिक सुविधाएं प्रदान करती हैं। इसलिए भी वैश्वीकरण बढ़ा है, क्योंकि इसमें देखा जाता है कि जो ये संस्थाएं हैं WTO, वर्ल्ड बैंक, इनमें अधिकांश जो पावर है वह पश्चिमी देशों की है। वो पश्चिमी देश चाहते हैं कि हमको व्यापार के आसान अवसर उपलब्ध हों, इसलिए भी यह प्रक्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि इसके आर्थिक प्रभाव क्या है। तो वैश्वीकरण के जो आर्थिक प्रभाव, उनमें सकारात्मक प्रभाव देखें तो विदेशी निवेश बढ़ा है। यानी जो विदेशी कंपनियां हैं वह इन्वेस्टमेंट कर रही हैं हमारे देशों में। तकनीक व उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, नई नई तकनीक से उत्पादन बढ़ रहा है ना। कम समय में बहुत अधिक वस्तुएं बन रही हैं, नया बड़ा मार्केट तैयार हो रहा है, नए रोजगार के अवसर हो रहे हैं क्योंकि नई नई तकनीकें प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इसके अलावा अगर हमारे यहाँ कोई कंपनी आएगी तो लोकल के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। मूल्य प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को लाभ। यानी यदि वस्तुएं जो बनाई जा रही हैं उनमें कीमत में कंपटीशन है, मतलब अलग अलग ब्रांड की कंपनियां अलग अलग वस्तुएं बनाती हैं, लेकिन यदि हमको जो चीज़ पसंद आ जाए, उनमें जो रेट हमको लगे कि हमारे लिए ठीक है, तो इससे जो व्यक्ति खरीदता है उन वस्तुओं को, उनको लाभ मिलेगा। निर्यात क्षमता में सुधार हुआ है, अधिक उत्पादन होगा तो हम उसका निर्यात कर पाएंगे, दूसरे देशों को भी दे पाएंगे। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो छोटे किसान और छोटे उद्योग इससे प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि जो बड़े किसान हैं या कोई बड़ा उद्योगपति है, उसको तो इससे बेनिफिट मिल रहा है भाई, क्योंकि उसके पास तकनीक के लिए पैसे हैं, नई नई कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए वो मैनेज कर पा रहा है। लेकिन छोटा किसान या छोटे छोटे जो उद्योग चला रहे हैं, अब वो बड़े लोगों का कंपटीशन कैसे कर पाएंगे, ये नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। MNCs का वर्चस्व बढ़ रहा है, यानी कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इनका वर्चस्व बढ़ गया है। छोटी छोटी कंपनियां, छोटे छोटे ब्रांड आज विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि थोड़ा और पैसा लगाकर हम कुछ अच्छी चीज़ खरीद सकते हैं। तो वे छोटी कंपनी जो बेचारे शुरुआत करते हैं, अपना लोकल ब्रांड बना रहे हैं, अ, उन तक लोग उसको लेना पसंद ही नहीं करते हैं। फिर आपका वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव से नुकसान। पहले क्या होता था कि अगर कोई आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, बनेगी, तो हमारे केवल लोकल स्तर पर ही उसका फर्क पड़ता था। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि अगर किसी भी वस्तु में कीमत बढ़ती है या घटती है तो उसका कारण केवल हमारा देश नहीं होता है। यानी दूसरे बड़े देशों में क्या घटना घट रही है आर्थिक स्थिति में, या वो कौन सी आर्थिक नीतियाँ बना रहा है, उससे वैश्विक बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे भी गोल्ड रेट एकदम बढ़ा हुआ है, 1,30,000, जबकि कुछ माह पहले 1 लाख के आसपास था। तो ये बैंकों की गतिविधि है, बैंक सोने को खरीद रहे हैं, कुछ बैंक बेच रहे हैं, तो उससे आम जो पब्लिक है उसको दिक्कत हो रही है। आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है, यानी जो अमीर देश हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब देश हैं वो और इन कंपनियों के कब्जे में आते जा रहे हैं, तो वो गरीब हो रहे हैं। ऐसे ही अमीर आदमी और गरीब आदमी में यही अंतर बढ़ता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। स्थानीय उद्योगों का बंद होना, वो ठीक ऐसे है जैसे कि आपके क्षेत्र में अगर कोई अ, विदेशी बड़ा कोई स्कूल आ जाए और जो यहाँ के छोटे छोटे स्कूल प्राइवेट चल रहे हैं, अगर ये लोग कंपटीशन करेंगे तो उस बेहतर कंपनी के स्कूल से टक्कर देना इनको कठिन हो जाएगा और वह स्कूल
बेचारे जो छोटे छोटे स्कूल हैं उनको बंद करना पड़ जाएगा। तो ऐसे स्थानीय उद्योग बंद हो रहे हैं। वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव, तो पॉजिटिव क्या है, मतलब वैश्वीकरण में अभी हमने आर्थिक प्रभाव देखे, अब हम सामाजिक प्रभाव देखेंगे। शिक्षा और जानकारी तक आसान पहुंच हो गई है। आपको एजुकेशन प्रत्येक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। जैसे कि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो अब इसको किसी भी प्रदेश से जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हमको किसी बड़े विश्वविद्यालय की क्लासेस चाहिए तो भी हमको उपलब्ध हो सकती हैं। उनकी वेबसाइट से ऐड होकर हम उनसे जुड़ सकते हैं। उनके जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो क्वालिटी दे सकते हैं, हम उनको अपने देश में बोर्ड कर सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं कि अपने विश्वविद्यालय की ब्रांच हमारे यहाँ लगाइए। तो ये आसान हुआ है। उपभोक्ता विकल्पों का बढ़ना, यानी कि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं उनके विकल्प बढ़ गए हैं। जीवन स्तर में सुधार हुआ है, यानी हमारे जो डेली लाइफ है हम उसमें थोड़ा बेहतर जी रहे हैं, क्योंकि जानकारी है हमारे पास जानकारी के साथ साथ नए नए संसाधन जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा कुशल बनाते हैं। ठीक है ना। कुशल मतलब जैसे पहले हम चाहे वो सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जो गतिविधि करते थे उनमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं। हम मोबाइल भी एक मशीन है, तो उससे सुबह से लेकर शाम तक घिरे होते हैं। ऐसा लगता है कि ये पार्ट बन गया है, ये मतलब बॉडी पार्ट है। अगर मोबाइल नहीं है तो आधे काम रुक जाते हैं। तो ऐसे ही ये हमारे जीवन में कुछ सुधार भी हुए हैं। हेल्थ सेक्टर में हम देखें तो भी सुधार हुआ है। किसी भी बड़े बड़े रोग का उपचार आसानी से हो सकता है, और ब्लड चेक हो सकते हैं। कैंसर है, महामारियां हैं, वैक्सीन है, और जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो भी सब आसानी से लोगों तक उपलब्ध हो रही है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम देखें तो जहाँ इसरो काम कर रहा है, नासा काम कर रहा है, तो जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो केवल अपने देश के लिए लॉन्च नहीं करते हैं, उसका प्रभाव पूरे एशिया महाद्वीप या फिर वो पड़ोसी देशों में, आसियान कंट्री के लिए, सार्क कंट्री के लिए ये सब किया जाता है। इससे जीवन स्तर में सुधार होता है। बारिश कब होगी इसका पता चल जाता है। ये सब कहाँ से हो रहा है? ये सब तकनीक और ये जो वैश्विक चीज़ें एक साथ जुड़ गई हैं इससे हो रहा है। संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। जो पश्चिम के देश हैं, वेस्टर्न कंट्री के देश हैं, वह हमारे इंडियन कल्चर को ले रहे हैं। यहाँ का पहनावा, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ के संगीत को पसंद किया जा रहा है। यहाँ की भाषा को, यहाँ के जो पुराने ग्रंथ हैं उनके बारे में रिसर्च हो रही है। इसके अलावा हम जो पश्चिम की जो क्वालिटी एजुकेशन है, या जो आधुनिकीकरण है, या मॉडर्न जो चीज़ें हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए जो साइंटिफिक हों, विज्ञान से जुड़ी हों, उनके बारे में हम अवेयर हो रहे हैं। फिर नेगेटिव क्या है? तो सामाजिक क्षेत्र में नेगेटिव है कुछ। स्थानीय संस्कृतियों का क्षरण हो रहा। हम देखते हैं कि पहले हम लोकल के जो गाने वगैरह होते थे उनको लोग गाते थे कोई कल्चर में। अ, उनको पुराने लोग, चाहे वो आपका आल्हा गायन हो या फिर लमटेरा हो या फिर कुछ ऐसी बुंदेली गीत हों, उसकी जगह हम नया म्यूजिक लाए हैं। आजकल के नए बच्चे इंग्लिश गाने सुनते हैं, और भले उनका उसका मीनिंग समझ में ना आ रहा हो लेकिन वो सुनते रहते हैं। उनको लगता है कि हम इससे आधुनिक हो रहे हैं। तो ऐसा उनको दिखाया जाता है कि इंग्लिश ही सबसे अच्छा जो वातावरण का एक माहौल बनाता है। बाकी जो हिंदी बोलते हैं या जो हिंदी भाषी हैं वो लड़के समझदार नहीं होते हैं, कम नॉलेजफुल होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी स्थानीय संस्कृति का क्षरण हो रहा है। जैसे कि पहनावा देखिए आप, जो हमारा लोकल का परिधान था, जो हम पहनते थे, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बुजुर्ग, वो सब धीरे धीरे अब बदल रहा है। लोग एकदम जो पश्चिमीकरण में, चाहे वो महिलाओं के कपड़े हों, चाहे पुरुषों के पैंट शर्ट हों, जीन्स हो, ये सब बहुत चेंज हो रहा है, यानी संस्कृति का क्षरण हो रहा है। पश्चिमीकरण पूरी तरीके से आ गया है। यानी पश्चिमीकरण ऐसा हो गया कि शासन पद्धति भी पश्चिमीकरण की आ गई है। बोलचाल की भाषा भी पश्चिमीकरण की आ गई है। अगर हम देसी भाषा में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये पिछड़े हुए लोग हैं। ठीक है ना। खाना भी खाएंगे तो वो पश्चिमी देशों के खाना खाते हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, ये सब जो हैं। तो हम देखते हैं कि जो आजकल कैफ़े हैं वहाँ पर सारी जो खाने की चीज़ें हैं वो भी एकदम हमारे जो लोकल के
जो खाने के व्यंजन हैं वह वहाँ मिलेंगे ही नहीं। ये सब पश्चिमीकरण है। माता पिता को जो पुकारने वाले नाम होते थे, अब उनकी जगह मॉम डैड आ गया है, और भी नए नए शब्द आ रहे हैं। ये सब पश्चिमीकरण का प्रभाव है। उपभोक्तावाद बढ़ा है, यानी यूज एंड थ्रो वाली जो कॉन्सेप्ट है ये आ गया है ग्लोबलाइजेशन से। इससे उपभोक्तावाद बढ़ने से हमारे खर्चे बढ़ गए हैं। पहले जहाँ आप एक कपड़े से मतलब अपना रूटीन ठीक कर लेते थे, अब आपको चार चार कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि दिखावे वाली दुनिया है, फैशन का समय है। ऐसा बोल बोल कर लोगों की ज़रूरतों के लिए या ज़रूरतों से ज़्यादा उनका जो खर्च है वो बढ़ गया है। और उपभोक्तावाद होने की वजह से लोगों के परिवार में तनाव भी है। लोग दौड़ रहे हैं कमाई करने के लिए, सुबह से शाम तक रात में काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। बड़ा मकान बनाना है, बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी गाड़ी तो चाहिए नहीं उनको। बड़े स्कूल में पढ़ना है, बड़े कॉलेज में जाना है, बड़े शहर में ज़मीन लेनी है। ये उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ गई है। अब उनके अंदर सुकून नहीं है, वो केवल भाग दौड़ रहे हैं। ये सब वैश्वीकरण का नेगेटिव पॉइंट है। डिजिटल असमानता हो गई है, जिसको हम डिजिटल डिवाइड कहते हैं। हम अभी देख रहे हैं कि जैसे गांव क्षेत्र में देखें तो जो मोबाइल का यूज करना, जो बच्चे तो चला रहे हैं, लेकिन जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जो माँ बाप की उम्र के लोग हैं, वो मोबाइल ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। अभी भी ऐसे कुछ गरीब वंचित वर्ग के लोग हैं जो मोबाइल से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन खबरें नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है ना। उनके अकाउंट में पैसा आता है तो वो उसको नहीं पता कर पाते हैं। उनके मोबाइल से फ्रॉड हो जाता है, कोई पैसे निकाल लेता है, उनको पता ही नहीं चलता है। ये सब डिजिटल असमानता है। मोबाइल तो सबके पास है, लेकिन सबके पास इंटरनेट नहीं है। महिलाओं के पास खास तौर पे असुविधा है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। तो ये सब गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव, तो पॉजिटिव क्या है, राजनीति में पॉजिटिव क्या हो रहा है। लोकतंत्र, मानवाधिकार, पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। यानी जो डेमोक्रेसी थी पश्चिम के देशों में, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही थी। जैसे मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 में 10 दिसंबर 1948 को जो घोषणा पत्र पर साइन हुए, उससे अन्य देशों ने भी उसको स्वीकार किया। पारदर्शिता बढ़ी है, यानी जब तकनीक आई, डिजिटीकरण हुआ, तो हम प्रत्येक चीज़ को अब ऑनलाइन देख सकते हैं। संसद जो चलती है, जो विधानसभा चलती है, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। हम उसको टीवी पर देख सकते हैं, है ना। उसको आज हम टीवी में देख सकते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। आरटीआई आया है, सूचना का अधिकार आया है। हम हमारे पंचायत में, हमारी विधानसभा में कितना पैसा आया, कितना किसने खर्च किया, कितना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, इसके बारे में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत हुआ है इससे, क्योंकि प्रत्येक देश कोई ना कोई बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हैं, इसलिए उनका शोषण होना अब बहुत ही रेयर केस है। अगर आप एक देश के साथ संबंध बना के रखते हैं तो सॉरी मतलब अगर आप एक संगठन के साथ संबंध बना के रखते हैं तो उस संगठन के सदस्य देश आपका सहयोग करेंगे। और आप किसी भी अन्य देश को डरा धमका नहीं सकते हैं। डराएंगे धमकाएंगे तो वह देश किसी दूसरे बड़े कंट्री के पास जाएगा, बोलेगा कि भाई इसको ठीक करो। तो ये सब चीज़ें आई हैं। अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय संप्रभुता में कमी आ गई है। यानी कोई भी देश हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, वह यहाँ के कानूनों के अनुसार, कानून जो ढील दी गई है कानूनों में, उस व्यवस्था का बेनिफिट उठा सकता है। यहाँ की राजनीति में दखल अंदाजी कर सकता है। आपकी तकनीक के माध्यम से आपके निजी डेटा तक, आपकी प्राइवेसी पर एक खतरा पैदा कर सकता है। यहाँ के लोगों को गुमराह कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आ गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव भी बढ़ा है। यानी जो वैश्विक संस्थाएं हैं, WTO है, और इसके अलावा UNO है, और IMF है। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये छोटे छोटे देशों पर अनावश्यक दबाव बनाती हैं कि आप अपने देश में LPG लाओ, तब हम आपको विकास की जो ऋण सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएंगे। जैसे डॉलर है, तो डॉलर का इफेक्ट पूरे विश्व के देशों पर पड़ता है। तो ये क्या है, दबाव ही तो है। नीति निर्णयों पर MNCs का प्रभाव, यानी जो नीति निर्माण होते हैं उनमें मल्टीनेशनल कंपनियां दबाव बनाती हैं सरकारों पर कि आप ऐसा कीजिए तो हम आपके देश में ऐसा करेंगे। तो सरकारों को दबना पड़ जाता है, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है, वैसे से सरकारें चलती हैं।
वैश्वीकरण का महत्व तो आर्थिक विकास हुआ है, प्रत्येक क्षेत्र में देख रहे हैं, तकनीक आई है, विकासशील देश विकसित बन रहे हैं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ाव हो गया है, WTO हेल्प कर रहा है, आधुनिक तकनीक तक पहुँच हो गई है, मतलब अब 5G इंटरनेट आ गया है, सुपर कंप्यूटर आ गया है, और नई नई डिवाइस आ रही हैं। ये सब इसी से संभव है। बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिल गए हैं। तो अब इसमें हमको समालोचना देखनी है, यानी कि इसको क्रिटिसिज्म करना है कि ग्लोबलाइजेशन में कौन से नेगेटिव पॉइंट हैं, उनकी आलोचना करते हैं। तो अमीर देशों को अधिक लाभ है, क्योंकि उनकी संस्कृति फैल रही है, उनकी तकनीक बिक रही है और उनका व्यापार बढ़ रहा है। वहाँ के लोग ही अमीर हो रहे हैं। जैसे एलन मस्क है, तो अमेरिका का वह व्यक्ति लगभग हर एक डिजिटल एप्लीकेशन पर, ट्विटर और व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, ये सब उसने कब्जा कर लिया है। अब आप जो चला रहे हैं वो उससे उसको पैसा जा रहा है। इसके अलावा जो नए नए किसानों के बीज, नए नए उर्वरक, नई कीटनाशक और भी तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, वह अमीर देशों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। गरीब देशों पर दबाव बढ़ रहा है, यानी जो गरीब देश अपने अनुसार जीवन जीते थे, अब उनको भागने पर मजबूर कर रहा है। मतलब वो भाग रहे हैं बेचारे कि हम आगे बढ़ के, हम दौड़ लगाएं, हम आगे बढ़ जाएं। और जब अधिक संपन्न देशों के बीच यह जाते हैं तो बेचारे दबे चुबे बैठे रहते हैं। तो इससे भी एक नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। श्रमिकों का शोषण हो रहा है भैया, क्योंकि उत्पादन बढ़ाना है, तो जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनका शोषण हो रहा है, क्योंकि उनसे अधिक काम करवाया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो गया है। रोजगार के अवसर भी कम हो गए हैं, क्योंकि मशीनीकरण आ गया है। पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, क्योंकि आप पर्यावरण, जब आप विकास करेंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। आर्थिक असमानता बढ़ी है, सांस्कृतिक पहचान का संकट हो गया है, यानी जो हमारी संस्कृति थी वो कहीं ना कहीं उसको कोई दूसरी संस्कृति कवर कर रही है, दूसरी संस्कृति का उसके ऊपर कब्जा हो रहा है। वैश्विक आर्थिक जोखिम, तो अगर कोई देश में आर्थिक उतार चढ़ाव हो जाता है, या वहाँ की जो नीतियाँ हैं अगर वो अ, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती हैं, तो पूरे विश्व में मंदी आ जाती है। यानी फिर लोग कुछ खरीदना ही नहीं चाहते हैं, इतनी महंगाई है, या फिर रोज़गार के अवसर घट गए हैं। जैसे कोविड के टाइम देखने को मिला हमको कि जब कंपनी बंद रहेंगी तो फिर उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ेगा। रोज़गार भाई कौन देगा फिर? जब कंपनी बंद है तो उनको प्राइवेट कंपनी अपने रोज़गार से निकाल देंगी। फिर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं कि ग्लोबल विलेज, मार्शल मैकलुहान ने इसको कहा था कि ये आजकल वैश्विक गांव के रूप में पूरा विश्व बन गया है, तो इसको ध्यान रखें। मार्शल मैकलुहान ने इसको कहा है। LPG रिफॉर्म्स जो 1991 में इंडिया में हुए। MNCS ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क है इसका। WTO जो कि एक वैश्विक व्यापार की संस्था है। इसके अलावा गैट्स है, ट्रिम्स है, ये WTO की प्रमुख व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा FDI है, FPI है, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, इसको ध्यान रखें, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्विक प्लस स्थानीय, यानी ग्लोबल प्लस लोकल से मिलकर बन जाता है ग्लोबलाइजेशन। आप लोगों ने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते रहते हैं कि लोकल फॉर वोकल, यानी जो हमारे लोकल के उत्पाद हैं उनको थोड़ा सा प्रमोशन मिले, प्रमोट करिए आप। जैसे कि कोई भी आपके यहाँ लोकल में कोई खाने की वस्तु फेमस है, कोई स्थान फेमस है जो घूमने लायक हो, जो लोगों की नज़र में नहीं है, तो उसको आगे प्रमोट करने के लिए ग्लोबलाइजेशन जब आप प्रमोट करेंगे तो फिर वैश्विक लोग भी, जो विदेशों से लोग घूमने आते हैं, वो फिर यहाँ जाएंगे, देखेंगे। तो इससे होता है ग्लोबलाइजेशन। चलिए, यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होगा, और आगे भी आपको अन्य टॉपिक पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें, और उसको सब्सक्राइब करें। अपने साथी से भी इसके लिए बोल सकते हैं। और पढ़ते रहिए, आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, आगे आपके लिए बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।